हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 रिलीज एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द डेविल्स डॉल्स। इस गाने की शुरुआत होती है एक अबांडन्ड बिल्डिंग को दिखाते हुए जहां किसी ने एक लड़की को कैद करके रखा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और हालत भी बहुत ही खराब लग रही थी। शरीर पे जगह जगह घाव के निशान थे उसके, कुछ नए तो कुछ पुराने। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट था वो था उसके माथे पर एक अजीब सा निशान जो किसी सिंबल की तरह लग रहा था। किसी ने चाकू से इस लड़के का स्किन काट कर बनाया था इसे, वो भी रिसेंटली, क्योंकि अभी तक खून टपक रहा था वहां से। एट द सेम टाइम हम इसी बिल्डिंग के दूसरी तरफ एक और आदमी को देखते हैं जो हाथ में कुछ डॉल्स को लेकर आंख बंद करके कुछ बिड़बिड़ा रहा था। कुछ मंत्र जैसा पढ़ रहा था वो। उसके रेस्टलेसनेस को देखकर ही हमें समझने में देर नहीं लगती कि यही वो साइको है। जरूर इसी ने इस लड़की को कैद करके रखा था पिछले कई दिनों से। फिलहाल मौका पाकर वो लड़की खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल से अपने हाथों को खोल लेती है वो, और उसके बाद एक कटर से अपने पैरों की रस्सी को भी काट लेती है और फिर भागती है बाहर की तरफ। लेकिन ये बिल्डिंग इतना बड़ा था, चारों तरफ इतने सारे कॉरिडोर्स थे कि ये लड़की समझ ही नहीं पाती एग्जिट किस तरफ है, तो वो बिल्डिंग के अंदर ही भटकने लग जाती है। उधर तब तक उस आदमी को भी भनक लग चुकी थी इस बात की, लेकिन फिर भी वो उन डॉल्स को छोड़कर नहीं उठता। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है जिससे वो मिडवे ब्रेक नहीं कर सकता था। तो ऑलमोस्ट फोर्सफुली वो खुद को शांत करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, और जैसे ही सब कुछ खत्म होता है वो उन डॉल्स को एक बॉक्स के अंदर भर के उसे काले कपड़े से ढक कर भागता है उस लड़की के पीछे। अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग का हर एक कोना बहुत अच्छे से पता था उसे, तो वो बहुत ही आसानी से उस लड़की को लोकेट कर पाता है और एक ह्यूज ड्रिल लेकर उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है। बट लकीली ठीक इसी समय उस लड़की को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और बाहर निकलते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर नजर आ जाता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। वो लड़की झट से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और उस ऑफिसर से कहती है जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन वो ऑफिसर अपने टीम को अलर्ट करने के चक्कर में देर कर देता है, जिससे उनके निकलने से पहले वो पागल खूनी वहां जा पहुंचता है और उस आदमी के सर पर ड्रिल करके उसे मार डालता है। इधर सब कुछ देखकर उस लड़के की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। डर से उसके हाथ पैर जम चुके थे, तो वो चाहकर भी और भाग नहीं पाती। वो आदमी उसे पकड़ लेता है और सेम तरीके से उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि बिल्कुल अहम वक्त पर ऑफिसर मैट वहां जा पहुंचता है और उस आदमी को शूट कर देता है। खून की उल्टी करते करते जान निकल जाती है उसकी। यहाँ पर हमें पता चलता है इस साइको का नाम हेनरी था और वो एक नोटोरियस सीरियल किलर था। सेवरल लोगों का किडनैप, टॉर्चर और खून का आरोप था उस पर, और उसकी खासियत थी ब्रुटैलिटी। वो अपने विक्टिम्स को सिर्फ जिंदा हालत में ही तड़पाता नहीं था, बल्कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के टुकड़े करके उन्हें ऐसी जगहों पर फेंकता था जहां वो इजीली पुलिस के नजर में आ सके। पिछले 3 साल से इस शहर का दहशत बना हुआ था हेनरी। एक के बाद एक खून करता ही जा रहा था। पुलिस को लाशें भी मिल रही थी, लेकिन कुछ भी करके हेनरी को पकड़ पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऊपर से ये पागल कोई पैटर्न भी तो फॉलो नहीं करता था। उसके विक्टिम्स कभी लड़की होती थी तो कभी लड़का, कभी किसी को एक तरह से टॉर्चर करता था तो कभी दूसरे को दूसरे तरह से, कभी किसी लाश को जंगल में फेंकता था तो कभी किसी अबांडन बिल्डिंग में या फिर किसी गटर के अंदर। पुलिस बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी उसके इन रैंडमनेस से, जिस वजह से लोगों में डर भी बढ़ता जा रहा था। फाइनली जब ये लड़की गायब हुई, उसकी 13th विक्टिम, मैट ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस बार लेट नहीं होगा और किसी को मरने नहीं देगा वो। तो उसी हिसाब से उसने अपने पूरे टीम को भी काम पर लगा दिया था। शहर में जितने भी अबांडन बिल्डिंग्स और सुनसान इलाके थे जहां जहां हेनरी के छुपने के चांसेस थे, हर जगह उसने किसी न किसी ऑफिसर को भेजा था, जिससे फाइनली उसे इस लड़की की खबर मिल जाती है और टाइम पर पहुंचकर मैट उसे रेस्क्यू भी कर पाता है। एक सालों लंबी लड़ाई का दी एंड हुआ था आज। वो लड़ाई जिसके लिए मैट ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा सैक्रिफाइस किया था। वो इस केस में इतना घुस चुका था कि किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं था उसके पास। ना उसे घर लौटने के बारे में याद रहता था, ना अपनी एनिवर्सरी याद रहती थी, और ना ही अपने बेटी का जन्मदिन याद रहता था। सब कुछ दिमाग से निकल चुका था उसका। इस केस के वजह से ही तो उसका डिवोर्स हुआ था, उसकी बच्ची दूर हुई थी उससे। तो वही केस आज अचानक ऐसे खत्म हो जाएगा ये उसने सोचा नहीं था। हेनरी को इतनी जल्दी मौत नसीब हो गई, ये कैसे जस्टिस है? मैट तो उसे जेल में डालना चाहता था, उसे फांसी की सजा सुनाना चाहता था, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा। शायद तब जाके तसल्ली मिलती उसके दिल को, और शायद सबको एक एक्सप्लेनेशन भी मिलता। हेनरी ऐसा क्यों करता था, क्या चलता था उसके दिमाग में, आखिर उसका मकसद क्या था, वो समझने का मौका मिलता मैट को।
मगर आज सब कुछ ऐसे अचानक अब्रप्टली खत्म हो जाने से उसके सवाल तो अनआंसर्ड ही रह गए। शायद इसीलिए मैट को जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ना कोई सेटिस्फेक्शन था, ना जीत की खुशी थी। साथ ही साथ न जाने क्यों उसे ऐसा भी फील हो रहा था जैसे इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, जैसे हेनरी खुद चलकर आ गया अपने मौत को गले लगाने। मैट जानता था ये सही नहीं है, उसने बहुत मेहनत करी है उसे पकड़ने के लिए, मगर फिर भी इस फीलिंग को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहा था। वो ना किसी से कुछ कह पा रहा था। इसीलिए इस केस के बारे में कोई भी इंटरव्यू देने से मना कर देता है वो, क्योंकि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन जो नहीं था, ना उसे ये पता था कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई अभी भी जारी है और असली खतरा तो अभी भी टला ही नहीं है। उसे खबर नहीं थी कि उस दिन उस बिल्डिंग से उसने हेनरी के जो सारे सामान अपने साथ लेकर आया था सबूत के तौर पर, उनमें से एक ऐसी चीज छुपी थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, किसी की भी जिंदगी को नरक बना सकती थी। और वो चीज थी वो वुडन बॉक्स, जिसके अंदर हेनरी ने मरने से पहले अपने डॉल्स को छुपाया था। सिर्फ एक इंसान था जिसे इस राज का अंदाजा था। उनका नाम था डेला, हेनरी की फॉस्टर मॉम। बचपन में हेनरी उन्हीं के पास रहता था। उस दिन जब मैट और डार्सी उस बिल्डिंग से हेनरी के सारे सामान लेकर निकल रहे थे, तो डेला ने उनसे वो बॉक्स मांगी भी थी, लेकिन मैट ने उसे नहीं दिया और ना ही इस बात पर कोई गौर करी। बाकी सारे सामान के साथ उस बॉक्स को भी अपने गाड़ी में ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि कल ही ऑफिस जाकर वो सब कुछ सबमिट कर देगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। अगले दिन मैट ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी क्लोई से मिलने जाता है, जो अभी अपने माँ एमी के साथ उसके बॉयफ्रेंड ईथन के घर में रहती थी। ईथन एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो एमी से तो प्यार करता ही था, साथ में उसके बेटी को भी खुले दिल से अपनाया था उसने, मगर क्लोई कभी उसे अपना नहीं पाई। हाँ, सब एक साथ रहते तो थे, लेकिन क्लोई हमेशा ही अपने डैड को मिस करती थी और उसे यही लगता था कि ईथन के वजह से ही उसके डैड उसके साथ नहीं रह पा रहे। ऊपर से ईथन के पेट डॉग से भी बहुत डरती थी वो। इसीलिए जब भी मैट उससे मिलने आता था, क्लोई बहुत ही खुश हो जाती थी और बेसब्री से अपने गिफ्ट के लिए इंतजार करती थी, क्योंकि मैट हमेशा ही उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आते थे। तो उस दिन भी मैट जब एमी से बात करने में बिजी था, क्लोई इसके गाड़ी में जाकर चेक करती है अपने गिफ्ट के लिए, और कुछ देर बाद जब वो अपने माँ के साथ निकल जाती है, मैट भी ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि उसके एविडेंस बॉक्स में से वो वुडन बॉक्स गायब है। क्लोई ने अपने गिफ्ट के साथ साथ उसे भी उठा लिया था। एक्चुअली उसके अंदर जो डॉल्स थे वो क्लोई को बहुत ही पसंद आ चुके थे। उसे लगा था वो मामूली फिगरिन्स है जो जनरली दुकान पर मिलते हैं गुड लक चार्म के तौर पर। तो उसने उन्हें उठा लिया था ये सोचकर कि वो उनसे कोई ज्वेलरी बनाएगी, मे बी कोई नेकलेस या पेंडेंट। असल में एमी का एक दुकान था एंटिक चीजों का, जहाँ क्लोई ने भी अपना एक स्टॉल ओपन किया था अपने हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरीज बेचने के लिए। तो वो इन डॉल्स को भी उसी कलेक्शन में शामिल करना चाहती थी। लेकिन उस दिन दुकान में जाकर जैसे ही वो इन डॉल्स को छूती है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है, एक कोल्डनेस, एक डार्कनेस फील करती है वो, जो कि उसके एज की एक बच्ची समझ नहीं पाती। वो अपने माँ से कहती भी है, लेकिन बिजी रहने के कारण एमी उतना गौर नहीं करती। तो क्लोई भी उनसे पेंडेंट बनाने में लग जाती है। एक के बाद एक 4 पेंडेंट बनाती है वो 4 डॉल से, ये समझे बिना ही कि इन डॉल्स को इतनी देर तक पकड़ रखने से उस पर आखिर क्या असर हो सकता है। उधर 2 कस्टमर्स को उसके पेंडेंट्स पसंद भी आ चुके थे, एक यंग लड़की और एक कपल, जिसमें एक लड़की ये पेंडेंट अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही थी। उन्हें लगा था ये गुड लक चार्म है, लेकिन जब वो क्लोई से इसका प्राइस पूछते हैं, क्लोई को जवाब नहीं दे पाती। हम नोटिस करते हैं उसका चेहरा कंप्लीटली फीका पड़ चुका है, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं बची। वो बहुत ज्यादा शिवर कर रही थी, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था उसे, और बैठे बैठे वो यूरिनेट भी कर देती है। फॉर्चुनेटली जैसे ही एमी उसे हक करती है, उसके हाथ से एक पेंडेंट गिर जाता है और वो जोर जोर से चीखने लग जाती है, ऐसे बहुत ही भयानक कुछ देख लिया हो उसने। मगर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है, जिस कारण से एमी को कुछ डिफरेंट नहीं लगता। क्लोई को ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी, जिस कारण से ऐसे सीजर्स उसे पड़ते रहते थे। तो एमी को लगता है ये भी उन्हीं में से कोई एपिसोड होगा। उधर एट द सेम टाइम दुकान में एमी के बेस्ट फ्रेंड बेका और उसके हस्बैंड टॉड भी आए हुए थे एमी की मदद करने। तो क्लोई को चीयर अप करने बेका भी उससे एक पेंडेंट खरीद लेती है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। उस रात क्लोई की हालत और खराब हो जाती है। एक्चुअली वो थोड़ा वीक फील कर रही थी, तो एमी उसे लेकर जल्दी घर लौट जाती है और सुलाते वक्त क्लोई उस बचा हुआ पेंडेंट के बारे में पूछती है, तो एमी उसे उसके हाथ पर बांध देती है ब्रेसलेट की तरह, क्योंकि क्लोई अपने बाकी ज्वेलरीज के साथ भी ऐसा ही करती थी। वो जो भी बनाती थी उनमें से एक पीस खुद पहनने के लिए हमेशा रख लेती थी वो। मगर एमी समझ नहीं पाती ये पेंडेंट सबसे अलग था। इसे क्लोई के पास छोड़कर वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, उसका कोई आइडिया नहीं था एमी को।
उस रात एमी के उसके कमरे से निकल जाते ही हम धीरे धीरे क्लोई को बदलते हुए देख पाते हैं। उस डॉल का डार्कनेस कब्जा करने लगा था उस पर, जो उनका पेट डॉग बडी सेंस कर लेता है और सूंघते हुए उसके पास जा पहुंचता है। लेकिन इस बार उसे देखकर क्लोई का रिस्पॉन्स बहुत ही अजीब रहता है। वो डरती नहीं है, बल्कि उसे किचन में ले जाती है और एक चाकू से स्टैब करके उसे मार डालती है। बडी के चीख से जब एमी और ईथन वहां जा पहुंचते हैं, उन्हें तो पहले कुछ समझ ही नहीं आता। फिर जब क्लोई उसी हालत में चाकू लेकर ईथन पर हमला करती है, उसे घायल करने की कोशिश करती है, तब उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। ईथन किसी तरह उसे पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और डॉक्टर सिडेटिव्स देकर उसे शांत करते हैं। लेकिन उसे एक्चुअल में क्या हुआ था, ये किसी को समझ नहीं आता। उधर इन दी मेन टाइम इसी शहर के दूसरी तरफ एक और ब्लडी हादसा हो चुका था, वो भी उन्हीं कपल के साथ जिन्होंने क्लोई से वो पेंडेंट खरीदा था। वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुके थे एक प्रेगनेंसी किट खरीदने के लिए, क्योंकि त्रिशा को लग रहा था वो प्रेग्नेंट है। अब ये सिचुएशन उसके और उसके बॉयफ्रेंड कॉनर दोनों के लिए ही काफी टेंस था, क्योंकि दोनों स्टूडेंट थे और कॉनर तो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। ऐसे में जब वो दुकान के अंदर जाता है तो पे करते वक्त अचानक ही उसकी हालत भी बिल्कुल क्लोई जैसी हो जाती है। उसका चेहरा भी वैसा ही फीका पड़ चुका था और वो भी ठीक उसी तरह से कांपने लगा था। फिर जैसे ही वहां प्रेजेंट क्लर्क उससे पैसे मांगता है, कॉर्नर एक चाकू उठाकर हमला कर देता है उस पर, पागलों की तरह स्टैब करने लगता है उसे। क्लोई की तरह इसे भी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अपने वश में है। फाइनली जब गैस स्टेशन मैनेजर जाकर उसे शूट करता है, तब जाके शांत होता है कॉर्नर। ऐसे में पुलिस में खबर दी जाती है तो मैट और डार्सी भी वहां जा पहुंचते हैं और सीसीटीवी फुटेजेस से सब कुछ देखकर दोनों ही बिल्कुल दंग रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते आखिर एक 18 साल का लड़का जिसका प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो अचानक इतना विशियस कैसे हो गया। लेकिन इस सब के बीच एक और चीज जरूर नोटिस करता है मैट। वो फुटेज में देखता है कि कॉर्नर खून करने के बाद शेल्फ पर कुछ लिख रहा है, जो कि असल में एक सिंबल था। वही सिंबल जो उस लड़की के माथे पर था, हेनरी के हर एक विक्टिम के माथे पर था। और तो और वो जिस जिस जगह पर रहता था, उन हर जगह के दीवार पर यही सिंबल बना हुआ था। लेकिन ये सेम सिंबल कॉर्नर कैसे बना सकता है? उन्होंने तो कभी सिंबल को पब्लिक नहीं किया, ना ही कहीं इसकी जिक्र करी। तो फिर मैट और डार्सी दोनों ही काफी कंफ्यूज्ड हो चुके थे। ऊपर से मैट जब ट्रिशा को इंटेरोगेट करता है, उसे पता चलता है कॉर्नर एक बहुत ही सिंपल बंदा था। ना वो कोई ड्रग एडिक्ट था, ना उस क्लर्क को पहले से जानता था वो। मतलब यहाँ पर पर्सनल ग्रज का कोई चांस ही नहीं था। तो ऐसे में मैट को यही लगने लगता है कि वो जरूर हेनरी के केस को फॉलो करता होगा और अटेंशन पाने के लिए उसे कॉपी करने की कोशिश किया होगा। मगर ये थ्योरी भी बिल्कुल बेसलेस था, क्योंकि त्रिशा बताती है कॉर्नर को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उल्टा वो वायलेंस से दूर रहना ही पसंद करता था और वो कोई टेक नर्ड भी नहीं था कि किसी तरह से उसे इस सिंबल के बारे में पता चला होगा। लेकिन फिर सवाल ये था कि उसने इतना परफेक्टली इस सिंबल को कैसे ड्रॉ किया, वो भी एक ही बार में। मैट और डार्सी जब यही डिस्कस कर रहे थे, तब अचानक ही मैट के पास एमी का कॉल आता है और उसे पता चलता है उसकी बेटी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैट उसी वक्त हॉस्पिटल भागता है, क्लोई को देखता है और उसके डॉक्टर से भी बात करता है, जिससे उसे पता चलता है क्लोई का ब्लड प्रेशर अनयूजुअली हाई है और उसके खून में अचानक से स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ चुका है। शायद इसीलिए उसे बार बार दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि कोई भी मेडिसिन उसका प्रेशर नॉर्मल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मजबूरन उसे सिडेटेड रखना पड़ रहा है ताकि उसे रेस्ट मिले और उसका प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाए। मे बी सुबह तक वो स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर्स तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैट और एमी दोनों ही उस रात हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करते हैं। उधर सुबह होते ही हमें बेका और टॉड के घर का नजारा देखने मिलता है, जहां टॉड अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था। उनके बातचीत से हमें पता चलता है वो लोग पिछले कई महीनों से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पिछले 6 महीने से टॉड के पास कोई काम नहीं है। बेका एमी के दुकान पर काम करके किसी तरह सब कुछ संभाल रही है। वो लोग अभी भी टॉड के ग्रैंड पेरेंट्स के 1 BH के घर में रह रहे हैं, जिससे निकलने की कोशिश टॉड सालों से कर रहा था। ओवरऑल एक काफी क्योटिक सिचुएशन से गुजर रहे थे वो। बेका उसे हौसला तो दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसे पता था आज अगर ये जॉब उसे नहीं मिलता तो पता नहीं टॉड क्या करेगा। ऑलरेडी डिप्रेशन की दवाई चल रही थी उसकी, इसके बाद तो उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा बेका के लिए। ये जॉब उनके लिए बहुत ही जरूरी थी। तो बेका टॉड के निकलने से पहले उसे गुड लक के तौर पर क्लोई का बनाया हुआ वो नेकलेस पहना देती है, इस उम्मीद में कि उस छोटी सी बच्ची की दुआ उनके साथ रहेगी। मगर होता ठीक उसका उल्टा ही। टॉड के घर से निकलते ही वो देखता है उसका केयरटेकर खड़ा है पैसा लेने के लिए। इधर टॉड के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब कुछ एक साथ चलने लगता है उसके अंदर। और तभी हम नोटिस करते हैं अचानक ही बहुत पसीना आने लगा है उसे, और उसका चेहरा वो भी बदलने लगा था, बिल्कुल क्लोई की तरह।
दूसरे ही पल पता नहीं क्या होता है टॉड को, लेकिन वो एक कटर उठा लेता है और पागलों की तरह झपट पड़ता है उस आदमी पर। कैंची से उसका गला काट देता है और फिर एक के बाद एक स्टैब करता ही जाता है उसे। तब तक नहीं रुकता जब तक जख्मों से उस केयरटेकर का शरीर भर नहीं जाता। और फिर टॉड जाता है घर के अंदर, जहां बेका कॉल पर मैट से बात कर रही थी, क्लोई की खबर ले रही थी वो। ऐसे में जब वो अचानक ही पीछे मुड़ती है और टॉड को इस हालत में देखती है तो डर से तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो बातों बातों में टॉड को समझाने की कोशिश करती है, शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड कुछ सुनने की हालत में ही नहीं था। वो बेका पर चिल्लाने लग जाता है कि वो इतनी डिमांडिंग क्यों है, क्यों हमेशा उसे इनसिक्योर इन्फीरियर फील करवाती रहती है। मैट ये सब कुछ ओवर फोन सुन लेता है और उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उसी वक्त बेका के घर की तरफ निकल पड़ता है, जो कि हॉस्पिटल से ज्यादा दूर भी नहीं था। उधर बेका ने तब तक खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था, मगर वहां भी जब टॉड दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, बेका हेयर ड्रेस से उसका हाथ जला देती है, जिससे अगले कुछ पल के लिए टॉड और उसे डिस्टर्ब नहीं करता। इतने में मैट भी वहां जा पहुंचता है, जिसे देखकर बेका को हिम्मत होती है और वो निकल आती है और उसे लगता है वो बच गई होगी। मगर उसके मैट तक पहुंचने से पहले ही टॉड कैंची से एक ही बार में उसका गला काटकर भाग जाता है। मैट उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद टॉड उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, तो मैट को उसे शूट करना ही पड़ता है। ये दोनों ही मैट के बहुत करीबी दोस्त थे, तो उन्हें खोकर काफी खराब लगता है मैट को। साथ में उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि टॉड पागलपन पे उतर आया, वो भी इस लेवल के पागलपन में। यह तो सरासर हैवान की थी। ऐसे में उसके लाश को इंस्पेक्ट करते वक्त अचानक ही मैट की नजर पड़ती है उसके सीने पर, जहां पर वही सिंबल बना हुआ था और ठीक उसके ऊपर ही लटक रहा था वो डॉल, वो पेंडेंट, जिसे पहचानने में मैट को देर नहीं लगती। वो उसी वक्त ऑफिस भागता है और कॉर्नर के फाइल्स में ढूंढते हुए भी उसे सेम पेंडेंट दिख जाता है। मैट समझ जाता है ये हेनरी के डॉल्स थे, जिसे क्लोई ने उसकी गाड़ी से उठाया था। जरूर सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। जरूर इसमें कोई ऐसा ड्रग होगा जिसके टच में आते ही इंसान की दिमागी संतुलन बिगड़ने लगती है। इस बात को कंफर्म करने वो उसी वक्त हॉस्पिटल जाता है, जहां एमी और डॉक्टर इसी बात को लेकर टेंशन कर रहे थे कि क्लोई की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा, उसका प्रेशर अभी तक हाई कैसे है। तो ऐसे में जब मैट डॉक्टर से ये पूछता है कि क्या क्लोई की ऐसी हालत किसी ड्रग लेस्ड चीज के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ जो स्किन के थ्रू शरीर के अंदर पेनिट्रेट किया हो। जवाब में डॉक्टर कहते उन्होंने पहले ही चेक किया था, तब तो ऐसा कुछ उनके नजर में नहीं आया, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोई की जो हालत है वो बहुत अनयूजुअल है, तो उसका कारण भी अनयूजुअल ही होगा। मे बी वो किसी ऐसे ड्रग के कांटेक्ट में आई थी जो था तो बहुत ही पावरफुल बट साथ में बहुत ही सटल भी था। शायद इसीलिए स्क्रीनिंग के वक्त उन्हें कुछ पता नहीं चला। मैट को जो सुनना था वो सुन चुका था, तो अपना नेक्स्ट सवाल वो एमी से करता है कि क्या क्लोई के पास कोई पेंडेंट था डॉल वाला। इसके जवाब में जब एमी हाँ कहती है, मैट को और कोई शक नहीं रहता कि ये सब इसी डॉल के वजह से हो रहा है। इसमें जरूर कुछ है, समथिंग वेरी पावरफुल, समथिंग हिप्नोटिक। मैट को उसी वक्त वो डॉल चाहिए था, लेकिन जो स्टाफ पेशेंट का सारा सामान कलेक्ट करता है उसका आज डे ऑफ था। हॉस्पिटल वाले ही उसे कांटेक्ट करते हैं। इतने में मैट को जानना था आखिर ये चीज है क्या। हेनरी ने अपनी पूरी लाइफ किसी न किसी मेंटल हॉस्पिटल में बिताया था, तो हो सकता है वहीं से उसे इस ड्रग के बारे में पता चला हो। लेकिन उन सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करके उसका रिकॉर्ड निकालना, फिर उसे स्टडी करना, ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। ऊपर से उन्हें पता भी नहीं एक्चुअली वो लोग ढूंढ क्या रहे हैं। ऐसे में डर से एक सुझाव देती है कि क्यों ना वो डेला से मिलने जाए। वो हेनरी को बहुत अच्छे से जानती थी और इन डॉल्स को भी, तो उसे जरूर कुछ पता होगा। मैट को भी यही लगता है, तो वो डेला के घर जा पहुंचते हैं और देखते हैं डेला उन्हीं का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था वो यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन मैट के हाथ उस डॉल को देखकर डेला काफी घबरा जाती है और एक ही झटके में उसे हटा भी देती है। कहती है ये कर्स्ड है, जिस किसी के भी कांटेक्ट में आएगा उसकी लाइफ हेल बना देगा। अब इसे सुनकर मैट को लगता है उसके ड्रग वाली थ्योरी सही है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। डेला बताती ही ये डॉल्स कोई नॉर्मल डॉल्स नहीं है, ये दी ओरिजिनल वोडी डॉल्स है, जो उसके ग्रेट ग्रैंड माँ ने बनाई थी सालों पहले एक बहुत ही रेयर ट्री से, जो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक हीलर थी, तो इन डॉल्स के अंदर कुछ बहुत ही अनोखी शक्तियां डाली थी उन्होंने, जो किसी के भी लाइफ से टेंशन दूर कर सकता था। ये सिंबल्स इसी डॉल का है। टेला ने खुद अपने लाइफ में इसे कई बार यूज किया है, उसे पता है ये डॉल्स कितनी पावरफुल है। तो जिस रात उन्होंने हेनरी को रेस्क्यू किया था, उसी रात इन डॉल्स को भी दिया था उसे, इसके पावर के बारे में समझाया था, इस उम्मीद में कि हेनरी को थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन वो खुद ही ये बात समझ नहीं पाई थी कि हेनरी के अंदर का डार्कनेस इससे कई ज्यादा ताकतवर है।
हेनरी ने अपने आंखों के सामने अपने बाबा को मरते हुए देखा था। उसकी पूरी चाइल्डहुड काफी डिस्टर्ब थी। उसे कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ नफरत, गुस्सा और वायलेंस देखा था उसने। तो इस सब का एक बहुत ही गंभीर असर पड़ा था उसके दिमाग में। वो चाहकर भी फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकेशन उसे नॉर्मल लाइफ नहीं दे पाया। तो हेनरी ने भी फाइनली उसी डार्कनेस को अपना लिया था और इन डॉल्स को मिसयूज करने लगा था। एक्चुअली इन्हें यूज करने का एक प्रॉपर तरीका था जो डेला ने उसे बताई थी। इन डॉल्स से कम्युनिकेट करते वक्त इन्हें हमेशा इस बॉक्स के अंदर रखना था और सो जाना था, सिंपल। लेकिन हेनरी ऐसा नहीं करता था। वो हमेशा ही इन डॉल्स को अपने साथ रखता था, हमेशा इनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता रहता था और वो जो भी पाप करता था सब कन्फेस करता था इनसे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक वो खुद को पर्च करता था, क्लेंस करता था इनके जरिए। लेकिन उसने ना कभी इन्हें बॉक्स के अंदर रखा, ना कभी सोया। उसे एक अजीब बीमारी थी नींद ना आने की, जिस कारण से ये डॉल्स भी कभी अपना काम नहीं कर पाया। उल्टा हेनरी के पाप का हिस्सा बनता रहा। मगर इस पॉइंट पे डार्सी को याद आता है कि उसे जब यह डॉल्स मिला था वो बॉक्स के अंदर मिला था। तो इसका मतलब साफ था, उस दिन हेनरी को पता था कि वो मरने वाला है। उसने खुद मरने का डिसीजन लिया था, इसीलिए इन डॉल्स को बॉक्स के अंदर भर के रखा था ताकि जब वो मरे उसे आखिरी नींद आए, वो अपने बॉडी से आजाद हो सके। मैट का शक बिल्कुल सही था। ये सब कुछ हेनरी का प्लान था। उसने खुद ही सरेंडर किया था खुद को उस डार्कनेस से आजाद करने के लिए, जो डार्कनेस अब उन डॉल्स के अंदर मौजूद है और धीरे धीरे मैट के बेटी के अंदर स्प्रेड कर रहा है। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए ही डेला ने पहले दिन ही मैट से वो बॉक्स मांगी थी इन डॉल्स को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर मैट ने दे दिया होता तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। बट फॉर नाउ डेला मैट से कहती है उसके बेटी के पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। अगर इससे ज्यादा लेट हो जाए तो वो डार्कनेस क्लोई को खा जाएगा। सिर्फ उस डॉल को उससे दूर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बच्ची है, प्योर इनोसेंट। तो उस पर असर सबसे ज्यादा होगा इन डॉल्स का। अडल्ट तो फिर भी खुद को संभाल लेंगे, मगर वो नहीं। उन्हें आज रात होने से पहले क्लोई के साथ उन डॉल्स को भी डेला के पास लाना होगा, सारे डॉल्स को। सिर्फ तभी वो कुछ कर पाएगी। अब ये सब कुछ सुनकर डार्सी को तो यकीन हो जाता है, लेकिन मैट तब भी स्केप्टिकल था। तो डेला बस कुछ सेकंड के लिए उस डॉल को मैट के हाथ में रख देता है। सिर्फ उसी से जो झटका लगता है मैट को, जो डर का एहसास होता है, उससे उसे और कोई डाउट नहीं रहता। डेला बताती है अभी ये डॉल्स कर्स्ड हो चुका है तो काम भी उल्टा ही करेगा। जो भी उसे छुएगा उनका टेंशन बढ़ा देगा ये डॉल्स। उनके डर, रोज के छोटे मोटे स्ट्रेस को उस हद तक एम्पलीफाई कर देगा कि वो अनबेरेबल हो जाए। विक्टिम को ये लगे कि सिर्फ उन्हें मारकर ही वो उनसे आजाद हो पाएगा। शायद इसीलिए क्लोई ने बडी को मारा था, क्योंकि उसे डॉग से डर लगता था और ईथन भी तो उसे पसंद नहीं था। और रही बात टॉड की, तो उसने भी तो अपने केयरटेकर और बेका को मारा था, क्योंकि डिप्रेशन के चलते उसे वो बोझ लगने लगे थे। रोज रोज के पैसों को लेकर टेंशन से तंग आ चुका था वो। और वो लड़का कॉनर, वो भी तो स्ट्रेस में था त्रिशा के प्रेगनेंसी को लेकर। तो वो आउटबर्स्ट उसी के कारण हुआ था। अगर मैनेजर ने उसे गोली नहीं मारी होती तो शायद वो त्रिशा को भी मार डालता। सब कुछ क्लियर हो चुका था मैट के लिए, तो वो उसी वक्त एमी को कॉल करता है और सब कुछ डिटेल्स में बताता है। साथ में ये भी पूछता है कि वो 4th डॉल उसने किसको बेची थी, जिससे एमी को याद आता है ये वही माँ और बेटी की जोड़ी थी। उनका एक डिलीवरी अभी भी बाकी था, तो उसके पास उनका एड्रेस अभी भी मौजूद था। तो मैट और देर नहीं करता, उसी वक्त भागता है उस एड्रेस की तरफ। बट इन द मीन टाइम वो डॉल अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था उस लड़की पर, जो अपने व्हीलचेयर बाउंड माँ को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। मे बी यही उसका स्ट्रेस था। पर थैंकफुली मैट और डार्सी सही समय वहां जा पहुंचते हैं और लड़की को मारकर बेहोश कर देते हैं। उसे वो डॉल छीन लेते हैं और माँ और बेटी दोनों को ही हॉस्पिटल भेज देते हैं। मैट को ऑलरेडी 3 डॉल्स मिल चुके थे, बाकी था तो बस क्लोई का डॉल, जो हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चलता है वो डॉल असल में ईथन के पास है। स्टाफ ने पहले दिन ही सारे सामान के साथ उसे दे दिया था। अब वक्त बहुत कम था, मिडनाइट बस होने ही वाला था। तो मैट की मदद करने डार्सी जो रास्ते पर रही थी वो डायरेक्टली चली जाती है ईथन के घर अकेले। उसे लगा था इसमें क्या ही खतरा होगा, उसे तो बस ईथन से वो डॉल लेना था। मगर यही उसने गलती कर दी। उसे समझ नहीं आया ईथन भी उस डॉल के कब्जे में आ चुका था और उसके अंदर का सारा टेंशन जो मेनली एमी और क्लोई को लेकर ही था वो उस पर हावी होने लगा था। उसे हमेशा यही लगता था कि एमी उससे एनफ प्यार नहीं करती, अभी भी मन ही मन मैट को ही चाहती है वो। और क्लोई, वो तो उसे अपना डैड ही नहीं मानती। अब ये सब उसके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। जो नॉर्मली तो वो सहन कर लेता था, लेकिन अब ये एम्पलीफाइड होकर गुस्से में बदल चुका था, हेट्रेड में बदल चुका था, जिसके चलते वो डार्सी को एमी समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है। और कुछ देर बाद जब मैट वहां जा पहुंचता है तो उसके सामने ही डार्सी का गला काट देता है वो।
मैट उसे तो बचा नहीं पाता, लेकिन किसी भी हाल में उसे अपनी बेटी को बचाना था, तो वो ईथन के माथे पर मार के उसे बेहोश करके उससे वो डॉल छीन लेता है और क्लोई को हॉस्पिटल से उठाकर भागता है डेला के घर की तरफ। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो उसके पास किसी को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कोई वक्त नहीं था। एमी उसे गलत समझती है, सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट नहीं रुकता। उधर डेला भी उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मैट उसे वो डॉल्स लाकर देता है, उसे लगा था वो उसके बदले क्लोई को बचा देगी, मगर डेला का इंटेंशन तो कुछ और ही लग रहा था। वो उन डॉल्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती थी, उसे उनके फुल पोटेंशियल के बारे में भनक लग चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उनका नेगेटिव पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो जरूर उनका पॉजिटिव पावर भी उतना ही पोटेंट होगा। तो अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जा सके, तो डेला इनके जरिए लाखों जिंदगियां बचा सकती है, लाखों बच्चों की मदद कर सकती है। वो तो सब कुछ जानते हुए भी वो इतने वैल्यूएबल चीज को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती थी? अभी तो उसे बस इंतजार करना था जब तक इसके अंदर का सारा डार्कनेस निकल नहीं जाता क्लोई के थ्रू। उसके बाद वो फिर से इसे प्यूरिफाई कर सकती थी, लेकिन इसके लिए क्लोई को मरना होगा, जो डेला को पता था उसके डैड कभी होने नहीं देगा। इसीलिए वो चालाकी से उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड कर देती है, जिससे वो सब कुछ देख और सुन तो पाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, डेला को रोक नहीं पाएगा। वो होता भी यही। डेला मैट को एक रुमाल देती है उसके चेहरे पर लगे खून को क्लीन करने के लिए, तो जैसे ही मैट उसे यूज करता है, वो पैरालाइज्ड होकर गिर जाता है। उसके हाथ पर बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे, मगर अंदर की विल पावर तब भी स्ट्रांग थी। अपने बेटी को वो मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसी हालत में बहुत मुश्किल से उन डॉल्स को फायरप्लेस के अंदर फेंक देता है, और डेला जब उन्हें बचाने जाती है, तो उसी आग में जलकर उसकी भी मौत हो जाती है। उधर उन डॉल्स के जलकर राख होते ही क्लोई भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, और मैट पर भी उस पैरालिटिक का असर कम होने लगा था। फाइनली सुबह तक ठीक हो चुका था सब कुछ, बाप बेटी दोनों ही बिल्कुल सही हालत में थे। तो मैट एक और पल भी वहां नहीं रुकता, निकल पड़ता है क्लोई को उसके माँ के पास लौटाने, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।